Assalamu alaikum. This is me Fahad Islam and today we are going to start 9th class maths. Its first chapter matrices and determinants. सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रो के बारे में कि जो मैट्रिक्स का तस्वर था वो किसने दिया था। जो हमारे पास मैट्रिक्स था इसके बारे में जो हमें आइडिया क्या ले वो दिया था आर्थर के लिए। इन 1858 में उसने क्या किया था, दी थी हमें थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। आर्थर के लिए ने सबसे पहले जो हमें मैट्रिक्स के बारे में आइडिया दिया था वो दिया था आर्थर के लिए ने 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस की फॉर्म में। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या कहता है। मैट्रिक्स जो है वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे और कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अरे हम कहते हैं अरेंजमेंट को। अब हम समझते हैं डेफिनेशन को। क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अरेंजमेंट और कलेक्शन। यहाँ अरेंजमेंट यहाँ उनको कलेक्ट कर लेना है। किसको करना है, रियल नंबर्स। जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं, जीरो से लेकर पॉजिटिव की जानेंगे नेगेटिव की जानेंगे, दोनों हमारे पास जितने भी हैं सारे रियल नंबर्स हैं। तो इन रियल नंबर्स को हमने अरेंज कर देना है। अरेंज करने के बाद कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अरेंज कैसे करना है। 1 2 3 4। अब हमारे पास एक अरेंजमेंट की फॉर्म में ये रियल नंबर्स आ गए। अब जब हमने इनको अरेंज कर दिया है, फिर हमने क्या कर देना है, इनको इनक्लोज कर देना है ब्रैकेट में। इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट। यही अरेंजमेंट लें 1 2 3 4। इनको हमने ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है। सिंपल, जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं उनको अरेंज करके कलेक्ट करके और ब्रैकेट्स में क्लोज कर देने को हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका हमें देखना है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे रोज। जो हमारे पास, अगर हम इसी मैट्रिक्स को देखें तो जो ये वाली हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंट्रीज है और ये वाली वर्टिकल एंट्रीज है। जो रो हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, जो हमारे पास कॉलम, नेक्स्ट है कॉलम ये वाले हमारे पास होते हैं, ये और ये है हमारा वर्टिकल एंट्रीज। इनको हम कहते हैं वर्टिकल एंट्रीज। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंट्रीज है ये वाली, ये रोज है हमारे पास, और जो हमारे पास वर्टिकल एंट्रीज है वो हमारे पास कॉलम्स है। अब जो हमारे पास ऑर्डर है वो है हमारे पास नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। जितनी हमारे पास रोज हैं उनकी तादाद बाय कॉलम की तादाद, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, वो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल, अगर यही हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अब हमने अगर इसका ऑर्डर लिखना है तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक ये वाली रो आ गई और एक ये वाली रो आ गई, 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम कितने आएंगे, 2 ही हमारे पास इसके कॉलम आ गए। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास 2/2। जो हमारे पास सिंपल ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। हमने सबसे पहले नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करनी है। यहाँ पर 2 ही हमारे पास रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर आ गया 2/2। यहाँ से आपको एमसीक्यू अक्सर आ जाता है, वो पूछ लेता है कि जो मैट्रिसेस है उसका जो आइडिया था सबसे पहले किसने पेश किया था, हु गिव द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस, उसके लिए है आर्थर केले।
और फिर एक और था वो कब पेश किया था उसने 1858। ये दो अहम एमसीक्यूज हैं, वो अक्सर पूछ लेता है। उसके अलावा ये मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब हमने देख लिया है मैट्रिसेस क्या होते हैं, अब हमने देखना है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल लेट करेंगे, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। हमारे पास ए और बी कोई से दो मैट्रिसेस हैं जो हमसे मर्जी लेट कर लेंगे। अब ये हमने बताना है कि ये कब इक्वल मैट्रिसेस होंगे। कोई भी दो मैट्रिसेस हैं उनके इक्वल होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर हमने देख लिया क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। जो ऑर्डर ए का है, मैट्रिक्स ए का है, वो ही ऑर्डर मैट्रिक्स बी का होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसकी जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है क्रॉसपोंडिंग क्रॉसपोंडिंग एंट्री शुड बी सेम। क्रॉसपोंडिंग आमने सामने वाली, मैट्रिक्स ए की पहली एंट्री मैट्रिक्स बी की पहली एंट्री आपस में सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसकी सारी एंट्रीज अगर बी की सारी एंट्रीज के बराबर हैं और इनका ऑर्डर भी सेम है तो फिर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे हमारे पास। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। लेट करें हमारे पास मैट्रिक्स ए है 2 3 0 9 और बी मैट्रिक्स है 1 + 1 3 4 - 4 6 + 3। अब देखिए ये दो मैट्रिक्स को दिए और हमसे पूछे कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है। पहली हमारे पास कंडीशन क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। हम देखेंगे इनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर क्या है हमारे पास, रोज बाय कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, जितनी रोज है बाय नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ पर हम इसकी रोज देखते हैं, रोज कितनी है, एक ये वाली रो और एक ये वाली रो। कितनी बन गई इसकी रोज, 2 बाय कॉलम कितने इसके, 1 2। इसका ऑर्डर आ गया हमारे पास 2/2। अब हम इसको देखते हैं, रोज कितनी है, 1 2, 2 रोज है बाय कॉलम 1 और 2, 2 भी इसके कॉलम है। तो यहां पर इनका ऑर्डर सेम आ गया, पहली कंडीशन फुल। दूसरी कंडीशन क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज शुड बी सेम। जो आमने सामने वाली एंट्रीज है वो सेम होनी चाहिए। कैसे, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 होना चाहिए। अब यहाँ पर 1 + 1 है, अगर हम इनको प्लस करें तो जवाब 2 ही आएगा, तो ये 2 इस 2 के बराबर है। यहाँ पर 3, यहाँ भी 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 - 4, 4 - 4 का जवाब 0 ही आएगा, तो ये भी बराबर 9। 6 + 3, 6 + 3 भी 9। तो ये हमारे पास इनकी जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज है वो भी सेम है हमारे पास। यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल है, ऑर्डर भी सेम है और क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी सेम है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स बी। होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें वो कह रहा है हमें जो मैट्रिसेस हैं उनके हमें ऑर्डर बताएं। तो हम पहला मैट्रिक्स देखते हैं, अब हमने इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर में हमें दो चीजें देखते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम देखें इसका नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। यहाँ हम आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2, फिर नंबर ऑफ कॉलम, तो वो भी कितने हैं, 1 और 1 2। तो ऑर्डर क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बी बराबर है 2 0 3 5।
अब हमने इसका देखना है ऑर्डर, वो भी कंडीशन, पहले नंबर ऑफ रोज देखेंगे इसकी। नंबर ऑफ रोज 1 2, 2 नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, 2 ही इसके नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज 2 by 2, ये इसका ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है C बराबर है 2 4। फिर नंबर ऑफ रोज देखेंगे सबसे पहले हम। नंबर ऑफ रोज, इसकी सिर्फ और सिर्फ ये एक ही रो है, और नंबर ऑफ कॉलम A 2, कॉलम इसके 2 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज इक्वल टू, रोज कितनी है 1 बाय कॉलम कितने हैं 2। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट का देखते हैं। दी है 4 0 6, फिर वही कंडीशन, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल एंट्री है हमारे पास, तो ये 3 नंबर ऑफ रोज आ गई हमारे पास। और कॉलम कितना है, कॉलम सिर्फ हमारे पास एक ही है इसका, नंबर ऑफ कॉलम 1। तो ऑर्डर बन गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D इज इक्वल टू रोज 3 बाय कॉलम 1। होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फिफ्थ ई पार्ट है इसका, A D B E C F। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई इसकी 1 2 3, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, नंबर ऑफ कॉलम आगे 2। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E, रोज कितनी है 3 बाय कॉलम 2, ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E आ गया। F है हमारे पास सिर्फ 2, यहां पर नंबर ऑफ रोज, रोज देखें सिर्फ एक ही है हमारे पास यहाँ पर, और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास सिर्फ एक ही है। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F इज इक्वल टू रोज 1 बाय कॉलम 1। G है हमारे पास 2 3 0 1 2 3 2 4 5। फिर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ रोज आ गई 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम भी आ गया हमारे पास 3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G इज 3 बाय 3। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका H 2 3 4 1 0 6। फिर नंबर ऑफ रोज देखेंगे, नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी है 1 2, नंबर ऑफ कॉलम है 1 2
3, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H इज इक्वल टू रोज 2 बाय कॉलम 3। और यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोग खुद करेंगे। उसमें तो सिर्फ ये पूछ रहा है कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल है, और मैट्रिक्स इक्वल के लिए हमने दो कंडीशन देख ली हैं, एक ऑर्डर सेम हो और दूसरा उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। तो जो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है तो वो आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि दोनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो वो हमें कह रहा है ए बी सी और डी की वैल्यू मालूम करें। हमने इनकी वैल्यू मालूम करनी जो अननोन है हमारे पास। अब यहाँ पर उसने हमें खुद दे दिया है कि मैट्रिक्स इक्वल है। पहले हमारे पास क्या था, दो मैट्रिक्स थे और हमने बताना था कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं है, और इक्वल हैं तो क्यों है। फिर हमने कहा था क्योंकि इसकी ऑर्डर सेम है और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब यहाँ पर वो कह रहा है ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हमें पता है कि मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, तब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अब यहाँ पर ऑर्डर देखते हैं, रोज कितनी है 2, कॉलम भी 2 रोज और 2 कॉलम, तो इसका भी ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, तो ऑर्डर इनका हो गया सेम। नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंट्री। अब जैसा कि मैट्रिक्स इक्वल, तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होंगी एज मैट्रिसेस आर इक्वल, so their corresponding entries will also be, क्योंकि मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल हैं, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, सो देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल आल्सो बी इक्वल। अगर चूंकि ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होंगी। ये एंट्री इसके बराबर होगी, ये वाली एंट्री इसके, ये एंट्री इसकी और ये वाली एंट्री इसके बराबर होगी। ये हम इसकी डेफिनेशन में देख चुके हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होती हैं। अब क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है तो हम इनसे कुछ इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या ये इसके बराबर है एंट्री, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम a जमा c बराबर है इस 0, इक्वेशन 1। नेक्स्ट ये एंट्री बराबर है इसके a जमा 2b बराबर है -7, c माइनस 1, थर्ड एंट्री c माइनस 1 बराबर है 3, 4d माइनस 6, 4d माइनस 6 बराबर है 2d के। इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। ये हमने यानी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इनकी सेम होंगी, मैट्रिक्स इक्वल है, तो हमने उसी से ये इक्वेशन ड्राइव कर ली। a जमा c बराबर है 0 के, a जमा 2b बराबर -7, c माइनस 1 बराबर 3, 4d माइनस 6 बराबर है 2d। अब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके a b c और d की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमारे पास सबसे जो वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है इक्वेशन 3 से। कैसे, यहाँ पर सिर्फ a हमारे पास अननोन है c, तो ये कांस्टेंट अगर -1 हो जाएगा +1 हो जाएगा तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को हल करने के। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, c -1 बराबर है 3 के, तो यहाँ पर हमारे पास c -1 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा 3 + 1, तो c का जवाब हमारे पास आ जाएगा 4। ये हमारे पास c का जवाब आ गया। अब c की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखें पुट c = 4 इन इक्वेशन 1। तो c की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, a + c = 0, a वैसे ही आ गया, प्लस c की जगह पर हम c की वैल्यू 4 पुट कर देंगे = 0। अब 4 इधर प्लस हो रहा है तो जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, a = -4। तो ये हमारे पास आ गया a का आंसर। नेक्स्ट a और c की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमने फाइंड करनी है b और d की, तो कहां से आएगी, यहाँ इक्वेशन 2 में हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। पुट करें इधर, पुट
a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम a की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है -4, a की जगह पर -4 आ गया, प्लस का प्लस 2 b वैसे ही आ गया, बराबर है -7 के। तो -4 तो जाकर क्या हो जाएगा +4, 2b इज इक्वल टू -7 + 4, 2b बराबर है -7 + 4 -3। नेक्स्ट 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, -3/2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई b की। तो लास्ट मान हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू रह गई है d की, वो d हमारे पास मौजूद है इक्वेशन 4 में। तो हम इक्वेशन 4 को हल करेंगे। इक्वेशन 4 के अगर हम देखें इसमें भी d पड़ा है, इधर इन दोनों को इकट्ठे करेंगे और कॉन्स्टेंट का मॉडल लेके जाएंगे, हमारे पास d का आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या कह रहा है 4d - 6 बराबर है 2d। 2d प्लस 4 इधर आकर क्या हो जाएगा -4d, 2d इधर आकर माइनस का 2d, माइनस का 6 उधर जाकर प्लस का 6 होगा। 4d - 2d 2d इज इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16, 6/2। तो d का जवाब हमारे पास आ गया 2 3 6। तो d का जवाब आ गया हमारे पास 3। यहाँ से हमारे पास C, A, B और D 4 की 4 हमारे पास वैल्यूज आ गई। यही हमने फाइंड करनी थी। सवाल क्या था, वो कह रहा था कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो यहाँ से इनकी A, B, C और D की वैल्यूज फाइंड करें। और हमें पता है जब मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनकी क्रॉसपोंडेंट एंट्री सेम होती हैं। तो इसी पॉइंट से हमने ये 4 इक्वेशन डिराइव कर ली। पहली एंट्री इसके बराबर है, दूसरी इसके बराबर, तीसरी के, चौथी के बराबर है। तो यहाँ से हमने पहले इक्वेशन 3 को सॉल्व किया, तो -3 - 1 = 3, -1 जाकर +1 हुआ, c का आंसर आ गया 4। फिर हमने c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, a वैसे ही प्लस c की जगह पर हमने उसकी वैल्यू 4 पुट की = 0, प्लस का 4 जाकर -4 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई। फिर हमने a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट की, a की पुट की, b की वैल्यू आ जाएगी। a की जगह पर -4 पुट किया, प्लस का 2b वैसे ही और -7 वैसे ही आ गया। माइनस का 4 से जाकर प्लस का 4 हो गया, -7 + 4 -3, 2 मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो गया, तो b का आंसर आ गया -3/2। फिर d की वैल्यू के लिए इक्वेशन 4 को हमने हल किया, 4d - 6 = 2d, 2d प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो गया, 4d - 2d 2d और ये 6 वैसे ही आ गया। 2 इधर मल्टीप्लाई जाकर तकसीम हो गया, 2 3 = 6, तो d का आंसर आ गया हमारे पास 3। यहाँ पर इसको आंसर लिख लें एक दफा। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -4, b की -3/2, c की 4 और d की 3। ये हमारा आंसर। होप आपको एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारी जितनी भी आने वाली वीडियो है आप पर फौरन पहुंच जाए।